नमस्कार। आज देखें तो समाज में महिला सुरक्षा को लेकर के सभी संस्थान, सभी संगठन अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं और महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन क्या महिला सुरक्षा हम प्रॉपर कर पा रहे हैं? शायद नहीं। क्या कारण है जो हमारे बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े विभाग दावे करते हैं, सरकारें दावा करती है और सरकारें आए दिन एक न एक स्कीम लाती है महिला सुरक्षा को लेकर के, उसके बावजूद भी महिला सुरक्षा पर देखें तो दिन पर दिन कोई न कोई घटित घटनाएं घटित हो रही है। उन्हीं घटनाओं के तहत आज एक परिचर्चा के मध्य कोलकाता में घटी आरजी कर हॉस्पिटल में एक शर्मनाक घटना, एक महिला के साथ दुर्दांत घटना के साथ उसकी मृत्यु जो अक्षम्य है, उसी पर आज हम पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित अतिथिगणों में श्री अरविंद पांडे जी, संयोजक कला मंच संस्था कानपुर दक्षिण, डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान, श्रीमती आभा चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष हिंद महिला सभा, डॉक्टर मनोज पाल जी, संयोजक भारत विकास परिषद, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, समाज सेविका, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी परिवार में। और आज की परिचर्चा महिला की जो शर्मनाक घटना कोलकाता में घटित हुई है आरजी कर हॉस्पिटल में, उसको लेकर के एक परिचर्चा आयोजित की गई है। इस परिचर्चा में हम लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जाए और किन कारणों से घटनाएं रोकने के बावजूद भी लगातार बढ़ रही है। तो हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे डॉक्टर राम कुमार शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय वाहिनी के जिला मंत्री से, कारण कि आप डॉक्टर भी हैं। और पहला प्रश्न आपसे ही हम शुरू करते हैं कि इतनी डॉक्टर्स जहां पर इतनी जो शर्मनाक घटनाएं घटित हुई है या हो रही है और होती जा रही है, इस पर एक तरफ हम डॉक्टर्स जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी दुकानें चमका रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी अपनी दुकानें चमका रहे हैं। आखिर डॉक्टर से ही मैं प्रश्न करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर राजकुमार जी सर, जैसा आपने कहा कि एक और सरकारी डॉक्टर हैं जो सरकारी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और एक और प्राइवेट डॉक्टर हैं जो अपनी दुकानें बढ़ा रहे हैं, मरीजों से मनमानी ठगी कर रहे हैं, मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं, अंगों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अंग बेचे जाते हैं, मुर्दे बेचे जाते हैं, मरीजों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। खासकर ये है कि जब व्यक्ति अशिक्षित होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी व्यवस्था समाज को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूस दे करके, पैसा दे करके डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और बड़े बड़े राजनेताओं के संरक्षण में रह करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, जहां से उनका मूल मकसद होता है केवल पैसा, धन अर्जन करना। उन्हें मरीज से कोई सरोकार नहीं है, मरीज की परिस्थितियों से सरोकार नहीं है। लेकिन अगर बात डॉक्टर की करें, रीज़न ये है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, सीटें बढ़ती हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, बन कर के आ रहे हैं। अब समाज में नौकरी की जो होड़ लगी हुई है
कि अब सरकारी नौकरी हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को तो नहीं मिल सकती, तो उसे किसी न किसी संस्थागत स्थिति में रह कर के काम करना पड़ता है। अभा जी, जैसे कि ये आपका ये कहना है कि लोग घूस दे करके डॉक्टर बन जाते हैं और घूस देने के बाद जो पैसा अनाप शनाप खर्च करके आते हैं तो उनके अंदर एक भाविश होती है, भूख होती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की। तो क्या डॉक्टरी पेशे में क्या ये नैतिक है, ये नैतिकता है इसमें? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो इस विषय में मानना यही है कि विश्व की सबसे ऊंची और बड़ी पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई है। और ठीक है, इसका एक एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। कुछ लोग एग्ज़ाम पास करते हैं, कुछ लोग सेकंड गेट से एग्ज़ाम को निकाल करके उस प्रोफेशन में आ जाते हैं। अब जहाँ तक बात निजीकरण और जो हमारी सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में तो जो डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप तो सबकी उसी में पूरी होनी है, भले ही प्राइवेट में कल को करें, लेकिन इंटर्नशिप तो उसी में, जैसे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है तो सरकारी अस्पताल है, इंटर्नशिप लड़की कर रही थी। इसमें निकलने के बाद अब अगर आज हम लोग उस लड़की की जो मृत्यु हुई उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो प्राइवेट वाले अस्पतालों को तो मौका मिल गया कि मरीज डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका दोहन किया जाए। अब यही तो हमारे समाज की नैतिकता, इसी में तो हम लोग को अचंभा हो रहा है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। अगर डॉक्टर फैमिली से हैं तो मैं भी उसी फैमिली की हूँ। लड़की अगर मारी गई तो मेरी लड़की जैसी मारी गई। हम लोग का मेन मकसद है सुरक्षा, उसको क्यों नहीं मिली, उसको स्थिति ऐसी क्यों हुई है, उसके कारण क्या है, उसका निदान क्या है। हम लोग केवल उस ईमानदारी से, उस दृष्टि से उस बच्ची को देख रहे हैं। और बड़े बड़े विश्व में सम्मेलन हो रहे हैं, वोमेन इशू एट द वर्क प्लेस। जैसे कि अभी आप मैडम ने बात बोली, कह रही हैं कि सभी को सरकारी विद्यालयों से इंटर्नशिप करके निकलना होता है। तो जब ये स्थितियां सभी सरकारी विद्यालय से निकल के आते हैं, चाहे प्राइवेट कोई भी डॉक्टर हो, उसके बावजूद भी जब वो ऐसा करते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर भी तो वहीं से आया है, तो फिर उसकी नैतिकता क्यों बदल जाती है? एक्चुअली में सर, सेवा परमो धर्मा, सेवा ही परम धर्म होती है। और शपथ भी लेते हैं डॉक्टर सेवा करने से पहले। तो चूंकि आजकल व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे कमाने की होड़ में आप एक डॉक्टर को देखिए कि पहले के समय में जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता था तो तुरंत चेकअप करने के लिए या फिर जो है टेस्ट करने के लिए नहीं कहता था कि आप सीटी स्कैन करा लीजिए, और सीटी स्कैन या फिर और जांचें एमआरआई करा लीजिए, तुरंत नहीं बोलते थे। पहले उसका परीक्षण करते थे और उसको दवाइयाँ दे करके कोशिश ये करते थे कि ये जल्द से जल्द हमारा मरीज ठीक हो जाए। लेकिन व्यवसायीकरण का दौर और पैसा कमाने की होड़ इस तरह से डॉक्टर पेशे को कलंकित कर चुकी है कि वो कमीशन के चक्कर में, चाहे वो दवाइयों का कमीशन हो, चाहे वो जहाँ पर सिटी स्कैन होता है उस सेंटर का कमीशन हो, इस होड़ में डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो आज पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन भावनाएं, जो मरीजों की भावनाएं होती हैं कि हाँ डॉक्टर साहब जो हमको देखेंगे और हम डॉक्टर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो अब रहा नहीं है। लेकिन कई सारे डॉक्टर्स पैसे को सेवा का भाव समझ करके कर रहे हैं और इसी पैसे को आगे बढ़ाते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, जैसा कि आपने बोला कि डॉक्टर को सेवा भाव होनी चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर को भी होना चाहिए। पहले के डॉक्टर जो होते थे और मास्टर, उनको लोग कहते थे जीवन दान देते हैं। भाई शिक्षा पढ़ लिया तो भी जीवन दान उसका हो गया, अच्छा कुछ पढ़ लिया तो। और डॉक्टर का मतलब है कि इतना संतुष्ट कर देना मरीज को कि आधी मर्ज तो डॉक्टर के देखते ही ठीक हो जाता था। अब आज के डॉक्टर से बात करते ही उनका आधा मर्ज और बढ़ जाता है। दुनिया की रिपोर्ट, दुनिया की टेस्टिंग जो बता देते हैं, तो मरीज जो है परेशान होकर के हताश हो जाता है। पहले संतुष्ट होकर जाता था, अब संतुष्ट नहीं है मरीज प्राइवेट डॉक्टरों से। मनोज जी, जैसे कि ये अभी आपने बोला डॉक्टर से संतुष्ट होकर नहीं जाते, लेकिन बेसिक जो बात है
उस महिला डॉक्टर की मृत्यु और उसके साथ घटित घटना। तो ये जो घटना घटित हुई है वो एक हॉस्पिटल में घटित हुई है जहाँ पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए, और ऐसी स्थिति में वहाँ बाहरी व्यक्ति का प्रवेश हुआ और उस प्रवेश के द्वारा उस डॉक्टर के साथ घटित कार्य हुआ। ये कहाँ तक ठीक है, या सर आपका क्या कहना है? सर, जैसे मेरा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डॉक्टर के लिए एक देवता का रूप दिया जाता है, डॉक्टर और टीचर। जो टीचर होता है वो सही दिशा देता है और डॉक्टर क्या करता है, जीवन दान देता है। अब उस डॉक्टर की बात आती है तो जैसे वहाँ पे अदर पर्सन की नो एंट्री मतलब है, तो या जैसे अभी थोड़ा डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात बताई कि व्यवसायीकरण हो चुका है, लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल बढ़ चुकी है कि वो लूटने घसोटने, जैसे अंग का प्रत्यारोपण, जो चीज़ें सब अभी डॉक्टर साहब ने बताई या अन्य चर्चाएं हुई, तो व्यवसायीकरण होने के साथ साथ या लगता है कि इसमें पहले से कहीं कुछ कूटनीति रही है या मनोबल कि हम क्या इन स्थितियों को फेस करें, क्योंकि इनमें कईयों बिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह आता है कि अगर एक डॉक्टर को एक देवता का दर्जा है तो उसके साथ ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, या तो जैसे कहीं ना कहीं कुछ कोई व्यक्ति अंदर से भरा रहा होगा, कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसे, क्योंकि डॉक्टर जैसे होता है, हम जैसे जाते हैं दवा लेने या पेशेंट तो बहुत अच्छी तरीके से आदि शायद बीमारी या रोग जो होता है उसके बाद व्यवहार से ही दूर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, प्रेशराइज कर देते हैं, आपकी बीपी है, शुगर है, मतलब इस तरह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो उसकी फैमिली एक तरह से उसके ऊपर क्या होती है, हावी होती है, और उसकी घर की क्या स्थिति है, स्थितियों परिस्थिति, इन स्थितियों को देखते हुए तो लगता है प्रश्न चिन्ह है कि कहीं ना कहीं कुछ ए बी बिंदु पीछे भी है। अरविंद जी, जैसे कि अभी आपने कहा मूल बिंदु पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में जहां पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, वो कॉलेज है, और ऐसी स्थिति में वहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश था और इतनी हद तक था कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है। इसके क्या कारण, ऐसे कैसे रोक सकते थे इसको, या इससे घटना जो घटित हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे विचार से कि इस पूरे विश्व में दो ही जातियां होती हैं, एक मानव और एक दानव, एक अच्छाई एक बुराई। हमारा ये कहने का मतलब है कि जब उस हॉस्पिटल में इस तरह घटना भाई, जो व्यक्ति इस तरह घटना कर रहा है, जो इस तरह सोच रहा है, वो दानव के रूप में आ रहा है। तो ये एक उसका जो पहले युगों से चला आ रहा है कि इस तरह की कोई भी घटना हो उसका पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बीमारी क्या है, पूरे समाज को खराब करेगी। आज वहां कर रहा, कल दूसरी जगह, कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल का जो मेन है जिम्मेदार व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है। वहां का जो पूरा जिम्मेदारी प्रशासन जो देख रहा था, कुछ लोग थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी। इस तरह की जो बिटिया के साथ में घटा, इसके लिए सीधे एक ही तरीका, जैसे मेरे घर में किसी बिटिया के साथ हो तो इस व्यक्ति को सीधे सीधे काट देना चाहिए या आग लगा देना चाहिए। और इसको एक व्यक्ति नहीं, इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता की हो, जो भी सभी सरकार के जो विशिष्ट लोग हैं, हमने क्या कहा कि फिर जात और धर्म ना देखें, क्योंकि जात और धर्म से ये बड़ी चीज है, परे होती है। बेटी सबकी है, वो किसी जात धर्म की नहीं है। उसी तरह से जो अच्छाई और मानव दानों का जो हमने जात बताई, उसमें जात धर्म ना देखें, ये इस जात का उसको ही मतलब नहीं। जिसने गलत किया है उसके साथ एक ही तरीका, जिस दिन हम उसको खत्म करने लगेंगे चौराहे पर, चाहे उसको सरकार सहयोग करके दे या इससे पहले जहां जहां हुआ है अब वहां चीजें कम हो रही हैं। एक घटना नागालैंड की हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वहां हुआ तो वहां 80,000 50,000 जो भी संख्या दी जाती, वो लोग जेल में गए, मार दिया। बताते हैं आज तक वहां ऐसी घटना नहीं भई। तो क्यों ना समूल नाश करें उस बुराई का ना, सभी लोग मिलके। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। क्या मेरे घर में घटना हो, मेरे बहन के साथ या मेरी माता के साथ या किसी के परिवार में, तो क्या हम मोमबत्ती जलाएंगे? हम तो ये सोचें कब इसको खत्म करें। तो मैं पूरे पुरजोर से पूरी एक तरफ बात करता हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, ममता के अगर किसी परिवार के व्यक्ति के साथ ये होता, उसका जो रिश्तेदार उनके साथ होता, तो वो यही करते कि सीधे उसके साथ में कोई ना कोई घटना घटती। चाहे योगी हो, मोदी हो या महाराष्ट्र की तो कहीं की कोई सरकार हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि सरकार से हमें मतलब नहीं, हमें समाज के एक एक व्यक्ति से मतलब है। जब हमारा समाज अच्छा होगा तो सरकार अपने आप अच्छी होगी। सरकार के लिए हमें तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और हम समाज के लोग हैं, समाज सेवा करते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझने, अपनी पूरी आवाज सरकार को बतानी चाहिए कि इसका ये हल है। बस जो वहां का जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा, और जिसने किया उसको सीधे काटो या जला दो, गोली मत मारो।
राजकुमार जी, आप कितना आपकी बात से सहमत है कि आपका कहना है कि डॉक्टर में ही दानो और मानो है? क्या डॉक्टर दानों का रूप है? देखिए ऐसा है कि अगर क्या उनके हम साथ जी केवल डॉक्टर की बात करें तो दानो मानो ये तो हर आदमी की, कहते हैं कि अगर दिन है तो रात है। ये हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो एक पर्सनल व्यक्ति के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से है कि संसार का ये नियम है कि अगर दिन है तो रात है। रही बात उस डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, ये घटना में केवल किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित नहीं है। ये गिरोह चलते हैं बहुत बड़ी बड़ी स्तर पर, इनके पीछे सत्ता का हाथ होता है। बहुत ऐसी राजनीतिक दल हैं जो अपने बजट को, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करवाते हैं। उन्हीं के साथ में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मारा कौन जाता है? जो निम्न तबके का व्यक्ति होता है। वो तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब जैसे संजय रॉय है, संजय रॉय की अगर बात करें तो ये गार्डों के संघ का एक व्यक्ति था। अब मेडिकल कॉलेज में 5,000 10,000 कर्मचारी काम करता है। नाइट में शिफ्ट में कुछ काम करते हैं, कुछ डे शिफ्ट में काम करते हैं। तो उस बीच वहां पर बहुत से लोग होने के बाद सेमिनार हॉल में केवल डॉक्टर ममिता देवनाथ ही क्यों अकेली थी? सेमिनार हॉल में इतना बड़ा हॉल होता है जहां पर सेमिनार, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वहां पर डॉक्टर को अकेले रहने की क्या आवश्यकता थी? क्या डॉक्टर को पर्सनल केबिन नहीं दिया गया था? तो इसमें कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी साजिश है, और जिसमें संजय रॉय एक मोहरे की तरह यूज किया गया है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। उस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी हस्तियां उनके पीछे खड़ी हैं, जो राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े हैं, ममता जी की सरकार वहां पर है, उन्होंने अभी तक इसके निचोड़ को नहीं निकाल पाया कि आखिर इस परिस्थिति में खड़ा कौन है और इसका अपराधी सही मायने में कौन है। दिवाकर जी, जैसा कि आपका कहना है कि राजनीतिक दल भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो क्या वास्तव जो आज का परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आज ये इस तरह का महिला सुरक्षा को लेकर के जो बातें हो रही हैं, तो क्या राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इसको प्रचारित करते हैं या उस पर कुछ करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात बोली है और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं, यदि यही मामला उत्तर प्रदेश सरकार में होता और योगी सरकार में होता तो कहीं ना कहीं आपको एक हफ्ते के अंदर फैसला देखने को मिल जाता है। क्योंकि वहाँ की सरकार खुद उस पक्ष को लेकर के ओपन नहीं कर रही है कि मामला क्या है। कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि हो सकता है कि मानव तस्करी हो, अंगों की तस्करी हो, और संजय राय को बचाने में इतने दिन क्यों जा रहे हैं, और सीबीआई कहाँ तक पहुंची है। इसके पहले भी मामला जो है महाराष्ट्र सरकार में आपने देखा सुशांत का, कि वो भी मामला अभी तक नहीं खुला, और कई सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहाँ की सरकारें होती हैं। तो सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मामला ये अब विश्व स्तर का है और बेटी की सुरक्षा का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों? जब हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बलात्कार करने के लिए छोड़ दो, उस हॉस्पिटल का प्रशासन क्या कर रहा था? उस हॉस्पिटल में कितने कैमरे थे जो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि वाकई में जो है बलात्कार किसने किया? तो हमें, हमारी जनता को, हमारे गार्जियंस को सजग होना पड़ेगा। हमारी बेटियों को झांसी की रानी बनना पड़ेगा और स्वावलंबन की दिशा में झांसी की रानी बन करके हर ट्रेनिंग, आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग हर एक बेटी को लेनी पड़ेगी। और प्रशासन से मेरी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जितने भी गर्ल्स स्कूल हों, तो आज के समय में गर्ल्स स्कूलों में आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ताकि हमारी बेटियां समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, हमारे आसपास ही विकृत मानसिकता के लोग हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी छोटी छोटी बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं, अश्लीलता की बातें करते हैं,
तो हम समझ नहीं पाते, हमारी बेटियां भी नहीं समझ पाती है कि हमारे चाचा हैं, कि हमारे चाचे ताऊ हैं, कि हमारा जो है कोई ऐसा रिश्तेदार है, वो बेटियां भी नहीं समझ पाती हैं। बैड टच, गुड टच, ये सब हमको लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए हमारे बच्चों को। लेकिन हम अपने बच्चों को खुले परिवेश में, समाज में हम छोड़ रहे हैं। सिर्फ किस लिए? हम नारा दे रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे सामने यदि एक महिला की इज्जत उतारी जाती है तो क्या हम कृष्ण के रूप में उस महिला को बचाने के लिए पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय यदि हम बचाने के लिए पहुंचेंगे उस महिला को हमारे ऊपर हमला हो जाए, हमको गोली मार दी जाए, हमारे ऊपर प्रश्न ही उठ जाए कि आप वहां पर क्या करने गए थे। तो आज हमें समझना होगा, हमें कृष्ण की जरूरत नहीं है, हमारी महिलाओं और बेटियों को कृष्ण की जरूरत नहीं है। आज हमें महिलाओं को काली माँ का रूप और दुर्गे माता का रूप धारण करना पड़ेगा। और समाज में मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा और बेटियों को सुसंस्कृतिवान भी बनाओ। जरूरी। जब हम यदि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं बेटा क्या कर रहा है? जाकर के वहां लड़कियों को छेड़ रहा है। जाकर के आपने अभी साकेत नगर की घटना देखी, 2 बड़े स्कूलों के बच्चे, दो बेटे और बेटियां कार के अंदर किस तरह से वो बेटी को कार से एक्सीडेंट कर दिया। ये सभ्यता है हमारी। हम पिता हैं, कार बेटा लेकर के कहां पर जा रहा है, पूछिए कहां पर जा रहा है? बेटा तो स्कूल गया, लेकिन वो कर क्या रहा है? तो हमारी जब तक नैतिक जिम्मेदारी हमारे अपने परिवार के लिए, हमें अपने बेटे और बेटियों के लिए नहीं बनेगी, तो समाज ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे और कैंडल मार्च ऐसे ही होते रहेंगे। और निर्भया दिल्ली के कांड में आपने देखा 7 साल पश्चात न्याय मिला। अरे 7 वर्ष पश्चात, और जबकि मालूम था कि बलात्कार की घटना इस व्यक्ति ने करी। आज सऊदी अरब के कानून को देखिए आप, क्विक एक्शन, जांच हुई, पड़ताल हुई, मालूम चला कि हां इसने बलात्कार किया है, सही तथ्यों पर आधारित। बिल्कुल जब 100% वहां की सरकार ये हो जाती है कि हां वाकई में यह व्यक्ति दोषी है, तो सरकार फिर उस समय ये नहीं देखती कि फास्ट ट्रैक अदालतों में, उत्तर प्रदेश में आप 67,153 मुकदमे फास्ट ट्रैक अदालतों में बलात्कार से संबंधित पड़े हैं। उन बेटियों को क्या, जो बेचारी मुकदमे झेल रही हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। भारत में 16 मिनट में एक बलात्कार होता है। उन बेटियों का क्या? कहां है महिला सुरक्षा भारतवर्ष में? कौन नारे दे रहा है महिला सुरक्षा है हमारे यहाँ? मैडम आभा जी, क्या आप, जैसा कि आप दिवाकर जी का कहना है, क्या राजनीति और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली इसके लिए दोषी है? नहीं, मैं दिवाकर जी के बात से पूर्णतः सहमत हूँ। संस्कृति भी हमारी बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी व्यवस्था कर लें, अगर हमारी लड़की हो या लड़का हो, संस्कृति का भी एक ये घोतक है। आज जिस लड़के ने ये कांड किया है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें राजनीति बहुत ज़बरदस्त हो रही है। हम लोग तो ये चाहते हैं, आज हम लोग ये सब यहाँ जितने बैठे गैर राजनीतिक लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं इस केस का ऐसा उजागर हो कि दोबारा ये घटना ना घटित हो। आज उस लड़के के साथ जो कांड हुआ है, और वो जो लड़का वहाँ पे आता था, क्योंकि सरकारी स्थानों में सबको पता होता है, कुछ स्टाफ हमारा चिन्हित होता है, कुछ स्टाफ चिन्हित नहीं होता, लेकिन चूंकि सरकारी व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आज तो ये बेटी कार्यस्थल पे ही समाप्त हो गई है। मतलब वो कोई सड़क पे नहीं थी, कोई अनजान जगह नहीं थी, कोई बाहर नहीं थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सेमिनार रोज होता है। सेमिनार खत्म हुआ, ये डेली का रूटीन होता है। सेमिनार खत्म होने के बाद वो जो लड़का जो रोहित राय पकड़ा गया इसमें, वो तो एक मोहरा बनाया गया, वो तो है ही नहीं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रदेश सरकार वहाँ की अगर आज चाह ले तो इसका तुरंत रिजल्ट होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राजनीति के बंधन में ऐसे बंधे हैं। कोई आप किसी से प्रश्न पूछिए पिछला में क्या हुआ था, हम अगला पिछला नहीं चाहते हैं। इस बेटी के साथ जो घटना हुई है, इसका पर्दाफाश हो, इसके जो लोग हैं वो इस पर सामने आए और ऐसा उदाहरण पेश हो इनकी सजा में कि दोबारा करने से पहले जो लोग करना चाहते हैं ना,
उनकी रूह कांप जाए। अभी जैसा कहा ना दिवाकर जी ने कि तुरंत रिजल्ट आता है सऊदी अरब देशों में, वहां पे तो उदाहरण के साथ सजा दी जाती है, पेड़ में लटका के सजा दी, हाथ काट दिए जाते हैं। ठीक है, हम अपने देश को ऐसा नहीं मानते, हमारा देश ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो लीपा पोती हो रही है, फलाने जगह पे ऐसा नहीं हुआ था तो हम क्यों बोले, वो अरे वो बेटी सबकी है, वो राजनीतिक नहीं थी, वो न सपा की थी, न भाजपा की थी, न भाजपा की थी, किसी की नहीं थी, वो एक बेटी थी, देश की बेटी थी। हम लोग देश के नागरिक, मेरा कर्तव्य है उसको चिन्हित करना, उसको सजाए मौत दिलाना। जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इसमें कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। मनोज जी, जैसे कि ठीक है, हम सभी लोग इस पर बराबर कहीं ना कहीं अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और किसी न किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू और भी देखने वाला है कि स्ट्राइक के नाम पर आज जो सैकड़ों, हमें उस बेटी के साथ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब लोग उसके साथ हैं, लेकिन आज जो सरकारी अस्पताल में के अलावा प्राइवेट अस्पताल में जो मरीज जाने की स्थिति में नहीं है, उन सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार कौन है जो आज सरकारी अस्पताल में ताला बंद करके लोग बैठे हुए हैं? देखिए, इसमें जो आज वर्तमान स्थितियां हैं, सरकारी अस्पतालों पे डॉक्टर जो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और प्राइवेट जो संस्थान हैं, इनमें जो है जो पेशेंट हमारा हर स्थितियों से, भाई पहली बात तो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल दोनों बातें आती हैं, कितना मजबूत है, कैसा क्या है, और उसको रोग कैसा क्या है, कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्या चीज़। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग उन पहलुओं पे खड़े नहीं उतर पा रहे, क्योंकि पेशेंट की हालत बढ़ती जाएगी और बिगड़ती जाएगी, और इन चीज़ों पे जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि इस बेटी के खुलासा नहीं हो जाता, तो हम लोग उस पर जो है पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मैडम, ये जो प्रश्न है कि हम लोग जो स्ट्राइक की आड़ में तालाबंदी करके बैठे हुए हैं और जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार तो सरकारी डॉक्टर जो है, उनको सोचना चाहिए कि हम अपना जो हड़ताल किए हैं, फिर भी इमरजेंसी के लिए कोई भी डॉक्टर वहाँ नियुक्त जरूर कर दे। उसमें जब प्राइवेट आदमी काम कर रहा पैसा कमाने के लिए, तो हमें आपको सरकारी डॉक्टर को भी एक रखना चाहिए, क्योंकि तड़पता है आदमी तो आदमी लेके भागेगा ही। किसके घर वाले चाहेंगे हमारा घर का सदस्य तड़प रहा हो, हम सरकारी में जाएं कि प्राइवेट में जाएं? सुविधा उनको देनी चाहिए और इस पर जागरूकता दिखानी चाहिए, क्योंकि मृतक जो लड़की थी वो त्याग करके ही वहाँ तक पहुँची थी। इतनी पढ़ाई करके वहाँ पहुँचने के बाद वो सुरक्षित नहीं है, तो आज घर में भी सुरक्षित नहीं है आदमी। अरविंद जी, जैसे कि अभी आपने बताया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज है कि एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति की वो ये करें वो करें, जैसे आज तो हम धन्यवाद देंगे पारदर्शी न्यूज का कि ये जो बात रखी गई कि समाज के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि जब बेटी अस्पताल में जहाँ थी, वो उसका जैसे घर है, जैसे जब ऑफिस होता है, अस्पताल होता है, वहाँ जिम्मेदार लोग होते हैं, इतने साल तक वहाँ व्यक्ति रहता है, तो वहाँ भी अपनत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुंठित व्यक्ति हैं उस समाज में, जिनकी गलत सोच है, वो इस तरह की जो घटना कर रहे हैं, उनका समूल नाश होना चाहिए। इसके अलावा हल नहीं है, क्योंकि जब तक हम उन पे हमदर्दी ये वो करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक ही मेरी बात है कि उनका समूल नाश हो, और जब एक एक व्यक्ति का नाश होगा तो अपने आप सब सुधरना चालू हो जाएंगे। और इसके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये किसी भी तरह से ये वहां पर जैसे अपनी सीबीआई लगाइए, इसको पूरे विश्व में एक उदाहरण के रूप में पेश करें कि ये एक उदाहरण है कि अब दोबारा इस तरह की घटनाएं ना घटे। अब हिंदुस्तान भी वो युवा हिंदुस्तान है कि कोई भी घटना होगी तो उसका तुरंत रिजल्ट समाज में देना पड़ेगा। हमारी सरकार की भी जवाबदेही है समाज में, और उसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। प्रमोद जी, महिला की जो शर्मनाक घटना है, इसमें कानूनी अगर देखें तो इस पे किस आधार पे कार्रवाई या क्या हो सकता है? समाज की लीगल एंगल से भी देखें तो समाज की सबसे बीभत्स घटना है। हमारे यहाँ एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो केसेस होते हैं,
यानी उनकी कानून की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए तो सबसे बीभत्स घटनाक्रम में आते हैं कि पहले हमारे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे एक कानून हमने कहीं से ऑप्ट किया है। अभी हाल में हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने नए कानून बनाए, तो किसी देश का कानून क्या होता है कि वहाँ की संस्कृति और उनके संस्कारों के अनुकूल बनाया जाता है। पहले जो कानून थे हमने उन कानूनों को ऑप्ट किया था, वो उनकी संस्कृति और उनके कल्चर के हिसाब से बनाए गए थे। हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है इधर कि इस तरह की जो घटनाक्रम है हमारे हिंदुस्तान के संस्कार कल्चर के हिसाब से हमारे कानून होने चाहिए। तो अभी हाल में कानून बनाए गए हैं और इसमें इस तरह के अपराधों के लिए विशेष दंड की व्यवस्था भी की गई है, बल्कि मृत्यु दंड तक की भी इन चीज़ों में मांग की जाती रही है। और अभी आपने देखा होगा परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये इस तरह के जो रिट्स होती हैं वो सो मोटो होती है, उसकी दाखिल नहीं की जाती है। बड़ी घटनाओं को लेकर के हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है। उसमें एक 10 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपने स्तर से जांच कर उनको 3 वीक्स में 3 सप्ताह के अंतर्गत उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और सख्त से सख्त कानून, क्योंकि ये घटनाएं तभी घटती हैं जब स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक निष्क्रियता देखने को मिलती है। अगर वो अपने आप में सही हों और जो ड्यूटी है उनकी उसमें बिल्कुल पूरी तरह वो फिट हों और अपनी ड्यूटी को समझें, तो शायद ऐसी समस्याओं को, ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। लेकिन जिस प्रदेश में या कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी प्रदेश का मैटर हो, जब पुलिस और कानून या प्रशासनिक निष्क्रियता देखने को मिलती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। साथ में एक चीज़ और भी है कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं जहाँ पर संख्या हज़ारों में होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने आज तक जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग कार्यरत हैं वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की कोई सो मोटो व्यवस्था नहीं है। अब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती। वहाँ लोग नाइट में भी वर्किंग करते हैं, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह रात में भी काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होगी। तो ऐसी जगहों में एक सरकार के लिए टास्क फोर्स बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी जगहों में जहाँ हज़ारों लोग रात में वर्किंग करते हैं वहाँ एक विशेष पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सरकार के ऊपर होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, समय पूरा हो रहा है, तो 30-30 सेकंड सभी को दिए जाते हैं। 30 सेकंड में हमें अपनी बात को पूरी करनी है। राजकुमार जी। देखिए, जैसा कुछ अभी प्रश्न शेष पड़े हुए हैं, सर ने कहा था कि पाश्चात्य सभ्यता जो आज हमारे समाज में दौड़ती चली जा रही है, पाश्चात्य शिक्षा हमें कहीं ना कहीं से विचलित कर रही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर हम अपने पौराणिक जीवन की ओर देखें या अपने ऋषियों की तरफ जाएं तो उसमें बात आती है यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन अगर उसी परिपक्ष में आगे चल करके देखते हैं तो देखा क्या जाता है कि महावृष्टि जिम फूट क्यारी जिम स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी। यानी कि अगर नारी समाज में या बाहर कहीं भी जाती है तो अपनी मर्यादा, अपनी आबरू की रक्षा करने के लिए उसके साथ एक संरक्षक का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता उसके विनाश का कारण बन जाती है। साथ ही साथ बात आई कि किसी रूप में वहाँ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है और सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात सरकारी डॉक्टर, अभी एक प्रश्न शेष रह गया कि सरकारी डॉक्टर इस समय तालाबंदी करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। इमरजेंसी हर हॉस्पिटल की अभी भी चालू है, CSC हो, PSC हो, मेडिकल कॉलेज हो, इमरजेंसी में पेशेंट लिए जा रहे हैं, उन्हें सही सुविधाएं दी जा रही हैं। रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का रोष जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस समय उस संघ का व्यक्ति है जो उससे पीड़ित हुआ है। आज मौमिता देवनाथन जो आज उस चीज़ से पीड़ित हुई हैं और हम डॉक्टर्स अगर उस विषय में खड़े नहीं होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। दूसरी चीज़ इसी में अगर देखा जाए, अभी आपने कुछ ही दिन पहले कोरोना की पेंडेमिक स्थिति को देखा है। उस समय आपका पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, पेंडेमिक है, पूरा विश्व परेशान है।
ऐसी स्थिति में नर्सेस को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, डॉक्टर्स को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, डॉक्टरों को कॉलर पकड़ के खींच के उनके केबिन से बाहर मारा जा रहा है। डॉक्टर फिर भी आप सब लोग अपनी स्थिति को बचाए, अपनी जान को बचाए, घरों के अंदर छुपे हैं, लेकिन डॉक्टर 48 घंटे 60 घंटे पीपी किट पहन करके, जहां शरीर में एक ऑक्सीजन जो स्किन से हमारे शरीर में जाती है, केवल सांस के द्वारा ऑक्सीजन नहीं जाती, ऐसी कंडीशनों में हर परिस्थिति में डॉक्टर लड़ने को तैयार है। अब रही बात सुपर पावर जो है, हर व्यक्ति एक छोटा कर्मचारी अपने बड़े कर्मचारी के अंतर्गत रह करके काम करता है। अब अगर ऊपर वाला अधिकारी भ्रष्ट है तो छोटे वाले कर्मचारी को स्वाभाविक रूप से मजबूर होना पड़ता है। तो इसमें राजनीतिक दबावों को, राजनीतिक स्थितियों को सुधारने की परम आवश्यकता है और जो जिसके अधिकार हैं वो अधिकार उसको दिए जाएं। रही बात डॉक्टर ममिता देवनाथन की, तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से ममता सरकार को अर्जेंट से अर्जेंट ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। केवल कहने मात्र से बेटी बचाओ नहीं होगा, केवल कहने मात्र से बेटी पढ़ाओ नहीं होगा। बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। अरुण शर्मा जी, बेटी बचाने का मतलब है कि बेटी का संहार हो रहा है, हम आप क्यों बैठे हैं? बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसने ये किया है उसको ऐसा दंड दिया जाए कि रूह दूसरे करने वालों की कांप जाए। क्या बात है मनोज जी? जो जैसा ये जघन्य अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा और एक नई मिसाल कायम हो कि इस तरह से ऐसी सजा दी गई, पूरे विश्व पटल पे ये छाप जाए और आगे ऐसी कोई घटना न हो। आभार। मेरी अंतिम प्रक्रिया यही है इस मंच के माध्यम से कि राज्य सरकार से तो अभी तक की घटनाओं को देख के कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार से हमारी हिंद महिला सभा की ओर से गुजारिश है कि आप इस पे निगाह बनाए रखें और इसमें हस्तक्षेप करें, ताकि एक अशिक्षित महिला नहीं खत्म हुई है, उसकी आबरू नहीं, उस जीवन से नहीं खत्म हुई। एक पढ़ी लिखी योग्य डॉक्टर महिला उस स्थल में जहाँ पे वो 8-12 घंटा काम कर रही, मरीजों की सेवा कर रही, और जहाँ तक उसके साथ लोग जो खड़े हैं, तो आज आप देखिए उठा के पूरा न्यूज़ चैनल, उस डॉक्टर के साथ केवल डॉक्टर लॉबी तो खड़ी है और समाज का कौन सा खड़ा है। हम लोग तो अपनी बात को केवल रख रहे कि सड़क पे डॉक्टर उतरा है, वो भी कब उतरा है जब उसकी बीच में एक डॉक्टर काम करने वाले जीवन से, समाज से, अपनी इज्जत से, आबरू सबसे हाथ धो बैठे और आज उसके माँ बाप एक निसंतान होकर के बैठे हैं। इससे बड़ा वो दुख क्या होगा। तो डॉक्टर के साथ खड़ा, ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि पहले उसको न्याय दिया जाए, बाकी हमारे काम सब बाद में होते रहेंगे और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और इसका बिल्कुल ऐसा रिजल्ट निकलना चाहिए कि ये एक नज़ीर बने कि पढ़ी लिखी लड़की का अंत अगर ऐसा हो सकता है तो हमारी आप पढ़ी लिखी बच्चियों का क्या अंत होगा। बहुत अफसोस की बात है। दिवाकर जी, मैं संस्था के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बलात्कार क्यों, समाज में बलात्कार क्यों, हमें जड़ तक पहुँचना है सर, हमें जड़ तक पहुँचना है कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं। तो पहले के समय में आपने देखा होगा कि जो है प्रोस्टिट्यूशन शहर में कोने में स्थापित होते रहते थे, तो हार्मोनल चेंज सभी व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, समय समय पर होते रहते हैं डॉक्टर साहब। तो क्या होता है कि जब हमें भूख होती है तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो आज के समय में क्या है, प्रोस्टिट्यूशन का जो है हमें लाइसेंस जो करना चाहते हैं उनको लाइसेंस नहीं मिला है। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यदि लाइसेंस दिए जाए तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रोकी जा सकती हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं रोकी जा सकती हैं। और दूसरी बात, मैं उस बेटी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वो बेटी मेरी बहन थी और उसकी इतनी बुरी तरह हत्या की गई कि जिसको देख पाना असंभव सा महसूस हो रहा था, जिसको समझ पाना असंभव सा महसूस हो रहा था। वो मेरी बहन थी। जब तक हत्यारों को, दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है, जब तक हमारा दिल विचलित होता रहेगा। और मैं ममता बनर्जी जी से, वहाँ की मुख्यमंत्री महोदया से हमारी टीम निवेदन करती है कि उस व्यक्ति को जिसने नितांत घोर अपराध किया है हमारे समाज में, उस बालिका के साथ, उस बेटी के साथ रेप जैसी घटना, हत्या जैसी हत्या की है, उसको तुरंत तत्काल रूप से उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि हमारे समाज में एक नजीर प्रस्तुत हो सके।
ये जो घटना ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। मैं कला मंच की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को जानवरों की तरह उन लोगों ने ये घटना घटी है। जब उसको पढ़े एक एक चीज देखते हैं टीवी में, तो जानवर से बदतर उसने ये हाल किया है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि कभी भी भविष्य में इस तरह की अगर घटना हुई कहीं और हम आसपास हुए तो मैं तुरंत उसका प्रतिरोध करूंगा, और जैसे ही इस तरह की अगर कोई रेप या किसी तरह की घटना करता है तो उसको उसी तरह से दंड दूंगा। तो अपने जीवन काल में इस तरह की घटना पूरे मानव समाज के लिए एक कलंक है, और इसको जब तभी धोया जा सकता है जब जैसे आज घटना हुई आगे कभी भविष्य में ना हो। बस यही मैं अपने से कहना चाहता हूं। आज की परिचर्चा में सभी महानुभावों का एक ही विचार था, एक ही वक्तव्य था कि ये घटना वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना थी, और इस शर्मनाक घटना का जो क्रम है, ये जो घटनाएं घटित हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और राजनीति इसका एक प्रमुख कारण है। साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में पूरा समाज जहां आज डॉक्टरों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उनके दुख में, उनके दर्द में सभी लोग साथी हैं और सब लोग उनके साथ हैं। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद।